हाँ, इस एपिसोड में हम वायरस बॉर्न डिजीज हिपेटाइटिस पार्ट 2 के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें जो मुख्य बिंदु होंगे संक्रामक पदार्थ, क्लिनिकल फीचर्स, प्रोडर्मल अवस्था, प्रोडर्मल के बाद की अवस्था, इसका इंक्यूबेशन पीरियड और निदान, डायग्नोसिस, नियंत्रण एवं रोकथाम। तो ये सारे जो मुख्य बिंदु हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हेपेटाइटिस ए पार्ट 2 होगा। तो इसमें संक्रामक पदार्थ जो माना जाता है वो क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति का मल, मूत्र, नाक एवं ग्रसनी से निकला हुआ स्राव। यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित व्यक्ति है, उसके मल में, उसके मूत्र में और नाक से जो डिस्चार्जेज हो या ग्रसनी से जो डिस्चार्जेज हो, इन सभी तरह के डिस्चार्जेज में ये वायरस उपस्थित होता है, जो किसी भी हेल्दी व्यक्ति में एंट्री करके और उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए से संक्रमित कर सकता है। और इसकी क्या विशेषता है? यह किसी भी उम्र में हो सकता है, इसके लिए कोई एज नहीं है। ये किसी भी बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे किसी में हो सकता है, इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि एडल्ट के तुलना में इसका इफेक्ट बच्चों में ज़्यादा होता है। ये बच्चों को बड़े आसानी से प्रभावित कर लेता है। तीसरी इसकी जो विशेषता बताई गई वो है भीड़ भाड़ वाले स्थान या स्वच्छता की कमी इसके प्रसार में सहायक हो सकते हैं। जहाँ क्राउड हो, भीड़ भाड़ हो, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अगर उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके डिस्चार्जेज किसी के टच में चले जाए, किसी दूसरे बॉडी, किसी हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में वो वायरस पहुंच जाए, तो भीड़ भाड़ वाली जगह जो है इसको प्रचार प्रसार देने में, इसको फैलाने में बहुत सहायक हो सकती है। और व्यक्तिगत स्वच्छता भी बहुत मायने रखती है। आप टॉयलेट गए, निकलिए, साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धुलिए, चांसेस इसके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जो पर्सनल हाइजीन होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भी यह इसके प्रचार प्रसार का एक माध्यम हो सकता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन को, व्यक्तिगत साफ सफाई को, स्वच्छता को, या आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसमें सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह इसके फैलने में एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तीसरा जो बताया गया इसके बारे में, यह वायरस संक्रमित के मल में 2 से 3 सप्ताह तक पड़ा रह सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जो स्टूल पास आउट होता है उसके बॉडी से, उसमें इसके वायरस 2 से 3 सप्ताह तक अलाइव रहते हैं। और उस दौरान अगर वो किसी हेल्दी व्यक्ति के टच में आते हैं तो उस हेल्दी व्यक्ति को ये संक्रमित कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। चौथा जो बताया गया, गर्भावस्था में शिशु तक नहीं पहुंच पाता, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर साइड से या किसी भी स्रोत से ये फीटस तक पहुंचने में फेल्योर होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, यानी गर्भस्थ शिशु को यह अफेक्ट नहीं कर पाता है, प्रभावित या संक्रमित नहीं कर पाता है। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स आप कैसे पहचानेंगे कि ये हेपेटाइटिस ए का संक्रमित व्यक्ति है? तो इसमें 2 फेज बताई गई हैं। जो क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर, जो लक्षण देखने में क्लिनिकली दिखते हैं, उनके आधार पर हम 2 स्टेज में बांट करके इसका स्टडी करते हैं। पहले कहते हैं प्रोडर्मल अवस्था। इस अवस्था में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? तो इसमें होगा फीवर, यानी व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा। बुखार होगा तो हेडेक होगा, फीवर होगा तो उसका कॉन्कोमिटेंट है बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द, बदन में दर्द, फटीग माने थोड़ा सा काम करे थक जाए, रेस्टलेसनेस यानी बेचैन हो,
उसे कहीं भी आराम ना मिले, सुकून ना मिले। और एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, उसमें भूख का सर्वथा अभाव हो जाता है। और क्या होता है, नासियाटिक टेंडेंसी डेवलप कर जाती है, यानी बार बार उसको लगता है अब वोमिटिंग होगी, मुंह उसका पानी से भर जाता है, लेकिन होती नहीं है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नासिया। अगला जो पॉइंट है वो है वोमिटिंग। और ये कंडीशन जब आती है तो इसके बाद जो अगली स्टेज होगी वो होगी वोमिटिंग, यानी अंततोगत्वा उसमें वोमिटिंग शुरू हो जाती है। जब वोमिटिंग होने लगती है तो जो एब्डामेन का अपर पार्ट है वो उसमें पेन हो जाता है, दर्द महसूस होने लगता है। तो ये रहे प्रोड्रमल यानी प्राथमिक लक्षण। क्लिनिकल फीचर के दो फेज, प्रोड्रमल आफ्टर प्रोड्रमल। जो प्रोड्रमल है इसमें साधारण तरीके के इस तरह के लक्षण प्राय अन्य बीमारियों में भी आपको मिल सकते हैं। तो इनके आधार पर डायग्नोसिस बनाना या निश्चित कर लेना कि सामने वाला व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है, ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह के लक्षण तो ये जनरल लक्षण है, किसी अन्य बीमारी में भी मिल जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों में मिल जाते हैं। लेकिन जो इस स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज आती है उसमें ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये लक्षण इतने प्रोमिनेंट होते हैं, ये सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति ये हेपेटाइटिस ए से संक्रमित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो क्या क्या उसमें लक्षण मिलते हैं, डार्क कलर यूरिन, यूरिन का कलर गाढ़ा हो जाता है। और क्या होता है, हिपैटोमीगैली, हिपैटोमीगैली क्या है, शब्द है हीपर, हीपर माने लीवर, और मिगैली मतलब लार्ज साइज। जब हीपर यानी लीवर की साइज बढ़ जाए तो उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हिपैटोमीगैली। यानी प्रोड्रमल स्टेज में देखिए बहुत यूनिक लक्षण सामने आ गए, एक है हिपैटोमीगैली और दूसरा है डार्क कलर यूरिन। यूरिन का कलर गाढ़ा हो जाता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तीसरा जो लक्षण मिलेगा क्ले कलर्ड स्टूल और जंड। ये क्ले कलर, क्ले मीन्स क्या होता है, मिट्टी, यानी जो स्टूल पास आउट होगा वो क्ले कलर का होगा, येलो कलर का नहीं होगा। और क्यों कि आगे उसको होना है जांडिस। जांडिस का मतलब समझते हैं, येलो कलर ऑफ द बॉडी, येलो कलर ऑफ द बॉडी, शरीर का पीला हो जाना, जिसको आप पीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार लक्षण अगर एक साथ किसी में मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि वह व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हो चुका है। बस उसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स लेनी बाकी हैं, लेकिन लक्षण के आधार पर आप 100% एश्योर कर सकते हो कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए। इंक्यूबेशन पीरियड, ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका माना जाता है 2 से 4 वीक, जैसा कि फीकल मैटर में बताया गया है। तो ये कम से कम 2 सप्ताह और अधिक से अधिक 4 सप्ताह बीतते बीतते इसके ये प्रोड्रमल वाले स्टेज के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, यानी उसको फीवर, हेडेक, बॉडी एक, फटीग, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया, नासिया, वोमिटिंग, पेन इन अपर एब्डोमेन, ये सारे लक्षण उसके अंदर दिखने लगते हैं। कितने दिन में, कम से कम 2 हफ्ता या अधिक से अधिक 4 हफ्ता बीतते बीतते। अब आपको डायग्नोसिस करने के लिए कि वास्तव में ये क्लियर हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित है या फिर यह कोई दूसरी प्रॉब्लम है, इसको पक्का करने के लिए, इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, निदान करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर, क्लिनिकल जो लक्षण है, जैसे मान लीजिए क्लिनिकल लक्षण है, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संक्रमित है हेपेटाइटिस ए वायरस से। तो क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाएंगे और क्या करेंगे, रोगी के ब्लड में हेपेटाइटिस वायरस ए एंटीबॉडी के आधार पर, यानी संक्रमित व्यक्ति के बॉडी में ये हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी की कितना काउंट है, वो किस लेवल पर है, जब हम पैथोलॉजिकली इसको एग्जामिन करते हैं
तो यह बात सामने निकल कर के आ जाती है कि वह व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित है। तो दो मुख्य उपाय हैं, एक तो क्लिनिकली और दूसरा पैथोलॉजिकली। तो उसके ब्लड की हम जांच करते हैं और ब्लड में हेपेटाइटिस ए वायरस की एंटीबॉडी को काउंट करते हैं और इन्हीं दो लक्षणों, दो बेस पर, इन्हीं दो के आधार पर हम कंफर्म कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस से पीड़ित है, संक्रमित है। अब आ जाइए इसका नियंत्रण एवं रोकथाम। आइसोलेशन कर दीजिए, यानी उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दीजिए, समूह से हटा करके अकेले किसी कमरे में रखिए जहां पर उसका केयर किया जा सके, उसकी व्यवस्था किया जा सके, उसको मैनेजमेंट दिया जा सके, उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन यदि वह किसी के टच में है तो दूसरे वाले को भी संक्रमित करने का माध्यम हो सकता है। इसलिए हम हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पहला काम ये करते हैं कि उसको आइसोलेट कर देते हैं। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए? तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाना बनाने जाना है, कुकिंग में जाना है, किचन में जाना है, तो सबसे पहले कुक को क्या करना चाहिए? अपने दोनों हाथों को डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, साबुन से धो लेना चाहिए। इसके बाद ही भोजन सामग्री तैयार करना चाहिए। या फिर टॉयलेट में गया आदमी निकल के आया तो निश्चित रूप से अपने हाथों को अच्छी से उसको विसंक्रमित करना चाहिए। किसी ये लोशन से या साबुन से हाथ की धुलाई अच्छे से करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संक्रमित के मल को विसंक्रमित करके ही उसका निस्तारण करें। जो व्यक्ति डायग्नोस्ड हो गया है तो उसके फीकल मैटर को पहले डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, उसको विसंक्रमित करना चाहिए, तब इसके बाद उसका कहीं डिस्पोजल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए? संक्रमित द्वारा प्रयुक्त किसी भी वस्तु को पहले डिसइंफेक्टेंट करें, इसके बाद तो पुनः उसका उपयोग करें। अन्यथा ये जो कंटामिनेटेड वस्तु हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा जो यूज की गई है, तौलिया है, टॉय है, खिलौना है, कुर्सी है, मेज है, थाली है, रोटी, जो भी है, ये सारी की सारी चीजें कंटामिनेटेड हो चुकी होती हैं। अगर इनको बिना शुद्ध किए हुए, बिना विसंक्रमित किए हुए दूसरा हेल्दी व्यक्ति यूज करता है, टच करता है, प्रयोग करता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति भी इस वायरस से संक्रमित होकर ही रहेगा। अगला पॉइंट, क्लोरीन युक्त जल का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लोरीन का यूज हमें वाटर को शुद्ध करने में करना चाहिए और उस वैसे ही जल को प्रयोग करना चाहिए, पीना चाहिए। महामारी के समय और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? बॉइल्ड वाटर का सेवन करना चाहिए। बिना उबले हुए कच्चे पानी को पीने से इस वायरस के पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगला उपाय आप क्या करेंगे? ये टीकाकरण करेंगे। कैसे टीकाकरण करेंगे? तो हेपेटाइटिस ए नाम से वैक्सीन आता है या फिर ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्यूलिन का टीका प्रयोग करना चाहिए। तो मार्केट में दो तरह के टीका उपलब्ध हैं जिनका उपयोग इससे हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए या ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्यूलिन का टीका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हेपेटाइटिस ए की कहानी खत्म हुई। अब अगले एपिसोड में हम हेपेटाइटिस बी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।